नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे D.Ed. SC ID एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 का यूनिट 2 है असेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की सुगमता क्या है। ठीक है, अब 2 यूनिट की सब यूनिट जो है 2.3 जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वह है नीड फॉर करिकुलम डिफरेंटिएशंस एंड असेसमेंट। ठीक है, नीड फॉर, ठीक, क्योंकि इसके पहले आप लोग को 2.1 2.2 की ऑनलाइन टीचिंग हो चुकी है, आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि पाठ्यक्रम विभेदन और आकलन की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज के विद्यालय पद्धति में पाठ्यक्रम विभेदन एक ज्वलंत विषय है। जब पाठ्यक्रम विभेदन का अच्छी तरह प्रयोग किया जाता है तो वह मेधावी एवं बुद्धिमान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका बन जाता है, विशेषकर जब वे अपने अधिकतम समय का उपयोग नियमित कक्षाओं में करते हैं। संयुक्त रूप से यह अन्य सभी बच्चों के शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला एक समुचित एवं उपयोगी उपागम है। ठीक है, वास्तव में जब शिक्षक एक समूह के विद्यार्थियों को विभेदित करना प्रारंभ करते हैं तो तार्किक रूप से अगले चरण में विभेदन रणनीति का प्रयोग पूरी कक्षा के लिए हो जाता है। यद्यपि अधिकतर शिक्षक इस बात से सहमत होते हैं कि विभेदीकरण सिद्धांतगत तौर पर एक महत्वपूर्ण विचार है, इसे वास्तविकता प्रदान करने में अधिक समय, प्रयास, अभ्यास एवं शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या क्या इसके लिए लगता है? अधिक समय, प्रयास, अभ्यास एवं शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक, यह सभी प्रकार की शैक्षणिक रणनीतियों के लिए अनिवार्य नहीं होता और न ही यह विद्यार्थियों की उपलब्धि सुधारने के लिए जादुई गोली है। यह विशेष रणनीतियों का समूह भी नहीं है जिसका प्रयोग किया जा सके। फिर भी इसमें विभिन्न रणनीतियाँ हैं जो विभेदन को प्रायोगिक एवं ग्रहण करने योग्य बनाने में कक्ष शिक्षकों को अधिक सहायता करती है। एक परिवेश में एक विषय या एक क्रियाकलाप प्रत्येक व्यक्ति के लिए सटीक नहीं होता है। उस समय कक्षा में पढ़ाते समय किस प्रकार का विभेदन होता है जानना आवश्यक है। हम इसे कारखाना मॉडल, कौन सा मॉडल? कारखाना मॉडल उपागम के स्थान पर सूचना युग उपागम कह सकते हैं, जहां शिक्षण कक्ष में प्रत्येक विद्यार्थी हमेशा एक ही तरह का कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात पाठ्यक्रम विभेदन क्या है कि पाठ्यक्रम विभेदन की आवश्यकता क्यों होती भाई? क्योंकि जब भी जहाँ भी समावेशी शिक्षा लागू है, जहाँ चल रही है, वहाँ पर हर तरह के बच्चे होते हैं, हर लेवल के बच्चे होते हैं। सभी जो पाठ्यक्रम होते हैं हर बच्चों के अनुसार यदि नहीं होगा तो क्या होगा? वह बच्चे सही तरीके से किसी भी विषय या किसी भी कौशल को सही तरीके से नहीं सीख सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का विभेदन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का क्षमता, सीखने की IQ लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो शिक्षक विभेदन के दर्शन के साथ मुख्य विषयों को पढ़ाते समय यह पाते हैं कि एक प्रकार का पाठ्यक्रम सभी के लिए सटीक नहीं होता। यह विद्यार्थियों को स्व अधिगम करने के प्रति अधिक जिम्मेदार होने तथा अपनी ताकत को पहचानने एवं उसका
उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उनको आजीवन शिक्षार्थी बनने में सहायता मिलती है। विभेदित सूचनाओं का महत्व न केवल मेधावी विद्यार्थियों में देखना सरल होता है, बल्कि शिक्षण दर्शन के रूप में भी देखना आसान होता है। ठीक है, जो शिक्षकों को शिक्षण कक्ष के सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक प्रदान करता है। ठीक, कार्ल केराल एंड टॉमलिंसन, कौन है? केराल एंड टॉमलिंसन 1999 के अनुसार विभेदन एक संगठित तथा लचीला तरीका है जो पूर्व क्रियान्वित, समायोजित एवं शिक्षण अधिगम के द्वारा छोटे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने तथा उन्हें शिक्षार्थियों के अधिकतम विकास को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इनका क्या कहना है कि पाठ्यक्रम विभेदन जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, बहुत लचीला तरीका होना चाहिए। अदायत ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, सभी बच्चे किसी भी कौशल को आसानी से नहीं सीख सकते। इसलिए छोटे बच्चों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, अधिकतम विकास। इससे क्या होगा, जब पाठ्यक्रम का विभेदन होगा तो बच्चे से क्या होगा, अधिकतम विकास को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक, सामान्य धारणा के अनुसार विभेदित निर्देशन की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र जन अधिनियम 91 से 230 कितना 91 से 230 में हुई तथा संघीय प्रतिभाशाली शिक्षा कानून पहली बार कब 1970 के दशक में लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार इन बच्चों को नियमित विद्यालय कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभेदित शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा अथवा सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे स्वयं एवं समाज के योगदान को महसूस कर सके। साधारणतः यह कहा जाता है कि विभेदित अनुदेश प्रत्येक विद्यार्थी को गहनता, जटिलता एवं गति से सीखने की अनुमति देता है, जो विद्यार्थियों के लिए अधिक लाभदायक होता है। शिक्षण का यह उपागम अधिक विद्यार्थियों तथा अधिक निपुणता से पहुंचता है, क्योंकि समान निर्धारित पाठ्यक्रम एवं उद्देश्यों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, जो विविध अधिगम कौशल एवं योग्यता स्तर के विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण होता है। ठीक, विभेदित पाठ्यक्रम एवं अनुदेश विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनेकों विकल्प प्रदान करता है, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। अब क्या क्या सम्मिलित है भाई, इसके लिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है सूचना ग्रहण करने के विभिन्न तरीके। ठीक, दूसरा है कार्य को पूर्ण करने की विभिन्न अवधि। नेक्स्ट है सीखने के विभिन्न स्तर। नेक्स्ट है विभिन्न अधिन्यास। ठीक है, और नेक्स्ट है लास्ट में जो है सीखे गए कौशल के आकलन के विभिन्न माध्यम। ठीक है, तो विभेदन सकारात्मक, प्रोत्साहन युक्त एवं शिक्षण कक्ष के वातावरण में सर्वोत्तम कार्य करता है, जहाँ विद्यार्थी जिम्मेदारी लेते हैं तथा सीखने की चुनौतियों को अधिक से अधिक स्वीकार करते हैं। विभेदन की क्रिया स्वतः ही घटित नहीं होती है, वस्तुतः विभेदित पाठ्यक्रम की योजना बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करना सीखने में प्रशिक्षण, प्रयास, समय एवं योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः इसमें शिक्षकों की तरफ से प्रेरणा तथा प्रशासकों की तरफ से कार्यशाला के रूप में सहयोग मिलना चाहिए। ठीक है, अथवा शिक्षकों को कार्यशाला में भेजना। ठीक, जहां अवधारणा पर चर्चा की जाती हो, जिसके उपरांत विभेदित क्रियाओं की योजना बनानी चाहिए तथा संसाधनों के क्रियान्वयन हेतु समय निर्धारित किया जाना चाहिए। यहाँ शिक्षण कक्ष में विभेदन को क्रियान्वित करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जिनका उपयोग अत्यंत लाभदायक होता है। ठीक है, अर्थात शिक्षण कक्ष में विभेदन के लिए या विभेदन के क्रियाकलापों के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं,
अब वो सुझाव कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है छोटा से प्रारंभ करें। ठीक है, बहुत से शिक्षक विभेदित पाठ्यक्रम में उपयोग की जाने वाली कई संभावित रणनीतियों के प्रयोग से अभिभूत हो जाते हैं। ऐसे में यह सुझाव दिया जाता है कि शिक्षकों को एक या दो रणनीतियों से प्रारंभ करना चाहिए जो उनके पूर्व में किए गए कार्य के उपयुक्त हो। अर्थात जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी कार्य शुरू करना है, वह किन रणनीतियों के साथ, एक या दो रणनीतियों के साथ प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, या सभी प्रकार की रणनीतियाँ एक ही बार में लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब भी शुरुआत करें तो एक या दो रणनीतियों का प्रयोग करें। गुणवत्ता देखें। ठीक है, नेक्स्ट है गुणवत्ता देखें। विभेदित शिक्षण कक्ष में कुशाग्र विद्यार्थियों द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण कार्य में व्यापक तौर पर सुधार होता है। वास्तविकता के तौर पर यह अत्यंत संभावित है कि विभेदित पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो। इसके साथ ही संघर्षरत विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य में प्रायः बढ़ोतरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम शैलियों में विविधता के प्रति जागरूक रहें। विभेदित पाठ्यक्रम में शिक्षकों को विभिन्न अधिगम शैली तथा उन क्रियाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है जो बच्चों को सीखने के तरीके एवं उनके सीखने की उपयुक्त स्तर दोनों के प्रति जागरूक करता है। अधिगम शैलियों, तौर तरीके, बुद्धि आधारित अधिगम एवं विविध बौद्धिकता पाठ्यक्रम विभेदन के लिए अच्छी पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। अर्थात जो भी अधिगम की शैलियाँ हैं वह किस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के क्या हो, बुद्धि के आधार पर हो, उसके अधिगम के आधार पर हो, है ना। जो भी पाठ्यक्रम विभेदन हो बच्चे के बुद्धि और अधिगम के आधार पर हो तथा इसके प्रति उन्हें क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, है ना। ठीक, नेक्स्ट जो है वह है विद्यार्थियों को विकल्प दें। विद्यार्थियों को विकल्प दें, उन्हें अधिगम शैली एवं जटिलता के स्तर का उपयोग करते हुए शिक्षण कक्ष में आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो उनके लिए बेहतर कार्य करता है। जब विद्यार्थी विकल्प पसंद करते हैं तो उनकी संरचना एवं निगरानी की जानी चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी स्वतंत्र शिक्षार्थी के रूप में पर्याप्त कुशल नहीं होते हैं कि बिना किसी संरचना के अच्छा विकल्प चुन सके। इसके साथ ही शैक्षणिक मानकों के युग में ग्रेड स्तरीय मानकों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विकल्प की संरचना की जानी चाहिए। अर्थात जो भी आप कौशल पढ़ा रहे हैं तो उस कौशल संबंधित इन्हें क्या होना देना चाहिए, विकल्प। इनका भी विद्यार्थियों को विकल्प देना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इन सभी चीज़ के उनको विकल्प रख देना चाहिए, है ना, जिससे बच्चे किसी भी कौशल को आसानी से सीख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों का आकलन करें। अधिकांश समय में आकलन का कार्य कुछ भाग को पढ़ाए जाने के बाद किया जाता है। विभेदित पाठ्यक्रम में पढ़ाना प्रारंभ करने से पूर्व यह जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी क्या जानता है और उसके बाद तदनुसार अधिगम क्रियाओं की योजना बनानी चाहिए। अर्थात जब भी आप बच्चों को कोई भी कौशल पढ़ाने जा रहे हैं, समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को जो भी कौशल पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं, तो पढ़ाने से पहले क्या करना है, आपको उनका असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। जब असेसमेंट कर लेंगे तब ये पता चलेगा इनका लेवल क्या है, तो उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, वहाँ पर उस कौशल को सिखाएंगे, जिससे इसको ऐसे बच्चों को किसी भी कौशल को सीखने में आसानी होगी और पढ़ाने वालों को भी, शिक्षक को भी आसानी होगी। क्योंकि जब यह पता चल जाएगा इसका लेवल क्या है तो उसी अनुसार शिक्षक क्या करता है, उन्हें उस विषय वस्तु को पढ़ाता है या कौशल को पढ़ाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है एक दूसरे के साथ सफलताओं एवं रणनीतियों को साझा करें। यह शिक्षकों को विभेदन के नए तरीकों को अभ्यास में लाने हेतु प्रोत्साहित करता है। जैसे एक विद्यालय में अधिकांश अध्यापकों को प्रशिक्षण समय और प्रोत्साहन दिया जाता है और जिस तरह सभी लोग प्रतिदिन बच्चों के साथ कार्य करते हैं, विभेदन अधिक अंतः स्थापित हो जाता है। जब विभेदन के साथ विषय में क्षेत्र में कई विशेषज्ञ होते हैं तो ऐसे में अन्य अध्यापक जो आपके साथ विद्यालय में कार्यरत हैं आपकी स्थिति को भली बात समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक दूसरे के साथ सफलताओं को रणनीतियों को साझा करें, अर्थात जो भी कौशल सिखा रहे हैं इस कौशल में बच्चा सफलता प्राप्त कर ले रहा है तो वहाँ पे जो रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं तो उन रणनीतियों को क्या करना चाहिए, साझा करना चाहिए, अर्थात एक दूसरे से मिलजुल कर, और जो भी रणनीति अपना रहे हैं मिलजुल कर, एक दूसरे से मिलजुल कर जब आप साझा करेंगे उस रणनीति को अपनाएंगे तो वो क्या होगा, कार्य अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, जिन शिक्षकों के पास अक्षमताग्रस्त विद्यार्थी हो उन्हें विद्यार्थियों को अक्षमता के आधार पर पाठ्यक्रम विभेदन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन विद्यार्थियों के लिए यह प्रायः बहुत उपयोगी होता है कि उनके पास अनुकूलित अनुदेश तथा यदि संभव हो तो शिक्षण सहायक हो। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो कभी कभी कोई एक मेधावी विद्यार्थी अपनी योग्यता से आगे आकर इन विद्यार्थियों को सीखने में सहायता कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम विभेदन जहां अनुदेशक के लिए बहुत कठिन चुनौती हो सकता है वहीं विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने एवं आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने पर अत्यंत लाभदायक हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो शिक्षक जो भी एजुकेटर्स हैं यदि उनके पास जो भी डिसेबल्ड बालक हैं है ना, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनको कैसा पाठ्यक्रम का विभेदन करना चाहिए कि जो भी डिसेबल्ड बालक हैं उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार, उनकी विकलांगता उनकी दिव्यांगता के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार पाठ्यक्रम का विभेदन करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तब क्या होगा, ऐसे बच्चे किसी भी कौशल को सीखने के लिए आसानी से सीखेंगे तथा ऐसे बच्चों को आगे ऐसे विद्यार्थियों को अपने गति से सीखने में क्या होगे, बढ़ेंगे और अवसर प्राप्त करने का, ऐसा अवसर प्राप्त करने पर उन्हें क्या होगा, अपना लाभदायक होगा, उनके लिए लाभदायक हो सकता है ना। इससे बच्चे किसी भी कौशल को अच्छी तरह से सीख सकेंगे जब उनके लेवल के अनुसार पाठ्यक्रम का विभेदन किया जाएगा। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि आकलन एवं विभेदन क्या है। ठीक है, आकलन एवं विभेदन। शिक्षण कक्ष में बढ़ती विविधता के साथ शिक्षकों को विद्यार्थी के व्यापक श्रेणी की शैक्षणिक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संबोधन विचलित करता है। शिक्षकों द्वारा अच्छा निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। यद्यपि सैवेल्सन ने शिक्षण में निर्णय लेने के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला है। उन्होंने बल दिया है कि निर्णय लेना उपलब्ध सूचना के जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के उपरांत घटित होता है। ठीक है, अतः सूचना निर्णय लेने से के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। हालांकि इन संबंध की ओर संकेत देना वास्तविक प्रतीत होता है। ऐसे में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है कि विभिन्न प्रकार के निर्णयों के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। शिक्षक निर्णय लेने के लिए उपयोग करने के हेतु सूचनाओं को कैसे प्राप्त करते हैं तथा कैसे वह सूचना शिक्षक को अनुदेश विभेदन की अनुमति देती है। ठीक है,
ऐतिहासिक रूप से आकलन का प्राथमिक उपयोग मुख्यतः विद्यार्थियों के स्थापन, निर्धारित श्रेणी प्रदान करने तथा अगली कक्षा में प्रोन्नति के लिए किया जाता है। ठीक है। वर्तमान सोच ने यह समझ विकसित किया है कि विद्यार्थी का प्रदर्शन पाठ्यक्रम एवं निर्देशन की गुणवत्ता का न्यूनतम आंशिक प्रतिबिंब है। परिणामस्वरूप शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, अनुदेश एवं आकलन के बीच मजबूत संतुलन होना चाहिए। आकलन को उपयुक्त तौर पर विद्यार्थी के अधिगम के अवलोकन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जिससे विद्यार्थियों के सहयोग से उनकी शैक्षणिक ताकत एवं कमजोरी, रुचि एवं अधिगम प्राथमिकताओं के आंकड़े का संग्रह एवं विश्लेषण किया जाता है, जिससे ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जो उनके निर्देश को लाभ पहुंचा सके। इस प्रकार के निर्णय आकस्मिक अवलोकन एवं प्रवृत्ति की अपेक्षा अच्छे आकलन आंकड़ा के बृहद मापदंड पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। शिक्षक ऐसे शिक्षण कक्षों का सामना करते हैं जो विस्तृत श्रेणी के विद्यार्थियों से युक्त होता है तथा व्यापक विविधता के शैक्षणिक आवश्यकताओं को संदर्भित करता है। विद्यार्थियों की विविध शैक्षणिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के प्रक्रिया को विभेदन का दर्शन कहते हैं। टॉमिल्सन 2001 की परिभाषा के अनुसार विभेदन विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पहचान, अभिव्यक्ति एवं जिम्मेदारी की योजना है। यहाँ तक कि यह दर्शन आज के शिक्षण कक्षों में अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो गया है। ठीक है। 21वीं शताब्दी में सफल होने के लिए सभी विद्यालयों को न सिर्फ विषय का ज्ञान एवं समझ होनी चाहिए, बल्कि विवेचनात्मक सोच, मनोविश्लेषण, संश्लेषण एवं अनुमान लगाने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है। अर्थात आकलन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या अभी चर्चा किए कि आकलन विभेदन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि शिक्षण कक्ष में क्या है, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना है कि बच्चों को क्या करना है, आकलन करना है। आकलन के द्वारा ही बच्चे की सभी कमियों का पता लगाया जा सकता है ना। उस पता लगाने के बाद ही बच्चों के लिए कैसा विषय वस्तु पढ़ाना है, कैसा कौशल पढ़ाना है, उसके बारे में जानकारी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी विभिन्न दर एवं विभिन्न तरीके से सीखता है। ऐसे में विभेदित आकलन अनुभवों की योजना बनाते समय प्रत्येक विद्यार्थी के प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। विभेदित आकलन में वैयक्तिक विद्यार्थियों अथवा विद्यार्थियों के समूह के लिए शिक्षक द्वारा समायोजन बनाना तथा आकलन क्रियाओं में सुधार किया जाना सम्मिलित होता है। ठीक है, जिससे उनके सीखने की विभिन्न आवश्यकताओं तथा विभिन्न श्रेणी की अधिगम शैली एवं प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जा सके। ठीक है। विभेदित आकलन में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे एक विषय या कौशल के संदर्भ में उनकी समझ एवं योग्यता का वर्तमान स्तर, पूर्ववर्ती अधिगम अनुभवों अधिगम शैली एवं प्राथमिकताएं, अधिगम, रुचि एवं प्रतिभा के साथ प्रेरणा एवं लगाव इत्यादि। ठीक है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो भी आकलन होता है, आकलन विभेदन के लिए, आकलन विभेदन के अंतर्गत क्या पता चलता है, बच्चे की जो भी अधिगम शैली की प्रतिभाशाली या प्राथमिकताओं का पता लगाया जा सकता है ना। इसके द्वारा क्या होगा कि बच्चे के सीखने की अधिगम शैली क्या है, हाँ, सीखने की स्तर क्या है ना,
तो इसके लिए क्या हो जाता है, पूर्ववर्ती हो जाता है ना। पूर्ववर्ती अर्थात हम बच्चों को सिखाने से पहले हमको पता चल जाता है इस बच्चों को कैसे क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि पाठ्यक्रम विभेदन क्या है ना। पाठ्यक्रम विभेदन क्या है, पाठ्यक्रम विभेदन के लिए निम्नलिखित किस प्रकार के विकल्पों का प्रयोग किया गया है, जैसे गुणवत्ता देखें, अर्थात उसमें बच्चों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ाया गया। और अधिगम शैलियों के में विविधता के प्रति जागरूक रहें, अर्थात जो भी आप अधिगम शैली है उसके प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट आप लोग को क्या पढ़ाया गया, विद्यार्थियों को विकल्प दें, अर्थात जो भी स्टूडेंट है आप भी उन्हें क्या करना चाहिए, विकल्प देना चाहिए, आप कैसे किस चीज़ का किस कौशल को पढ़ सकते हैं, है ना। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट पढ़ाया गया आपको पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों का आकलन करें, अर्थात जो भी कौशल हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, बच्चों का आकलन करना है। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। और लास्ट में क्या किया गया कि एक दूसरे के साथ सफलताओं और रणनीतियों को साझा करें, अर्थात जो भी रणनीति बनाना है, जो भी जिस प्रकार की रणनीति बनाना है एक दूसरों के साथ क्या करना है, साझा करना है, अर्थात उसमें भागीदारी होना, सभी को समझना है किसके लिए कैसे क्या रणनीति अपनाई जाए, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और लास्ट में क्या पढ़े हम लोग, आकलन विभेदन क्या है, अर्थात इसके अंतर्गत देखा गया है कि कैसे इन बच्चों को पढ़ाने से पहले हमें किस प्रकार का आकलन करना चाहिए, कैसे आकलन करना चाहिए, आकलन से करने से क्या होता है, किस तरह के रणनीतियों का पालन किया जाएगा, इत्यादि सभी प्रकार की यहाँ बारे में आप लोग को चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो आइए आज इस टॉपिक को आप लोग 2 से 3 बार पढ़ लें अच्छी तरीके से। पढ़ने के बाद मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विभेदन क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विभेदन के लिए आकलन की क्या आवश्यकता होती है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्या है, पाठ्यक्रम विभेदन के लिए आकलन की क्या आवश्यकता होती है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।